बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। एक एमडीएल वाला सवाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड, ये आप लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और अगर जिससे ना हुआ हो तो मुझे बता दें, फिर मैं इसका ना लेक्चर का सोल्यूशन का लिंक जो है, वीडियो सोल्यूशन का लिंक सेंड कर दूंगा, तो फिर वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिलहाल तो सारे माशाल्लाह कर गए हैं। हॉकी लिमिटेड वाले में प्रॉब्लम आ रही, तो हॉकी लिमिटेड वाला मैं करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13, ऑटम 2018 क्वेश्चन 4 है। हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंगल प्रोडक्ट H2। भाई हम H2 बनाते हैं, विच रिक्वायर अ केमिकल 80। अच्छा, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट का नाम क्या है, और H2 जो है एक केमिकल से बनता है, वो केमिकल का नाम जो है वो क्या है, AT है। इसका मतलब सारी कहानी जो है वो AT के ऊपर फिट करके चलेगी, AT के ऊपर नज़र मार रहा हूँ। अच्छा जी, प्रेजेंटली HPL फॉलो पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग बल्क ऑर्डर ऑफ 60,000 kg ऑफ AT। कहता है HL क्या करता है अभी के लिए, अभी के पॉलिसी क्या, उसकी कितनी ऑर्डर देता है, 60,000 kg ऑफ AT मंगवाता है वो। However, HPL management is presently considering to adopt economic order quantity। HPL ने कहा यार 60,000 को मारो गोली, सुना EOQ बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, वो आपको वो क्वांटिटी बताता है जिससे हमारी कॉस्ट कम आती है, तो हम ना 60,000 नहीं, हम EOQ के ऊपर जाते हैं, ठीक है जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिकॉर्ड। उसने क्या किया, 60,000 प्रेजेंटली कितना ऑर्डर दे रहा है, 60,000 का दे रहा है। उसने कहा 60,000 के बजाय अब हम क्या करेंगे, EOQ की तरफ जाएंगे। यहाँ तक कोई टेंशन, आगे चलते हैं। एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ H2 इज 4-5-600 यूनिट। H2 कितने यूनिट बनाता हूँ, हमारा काम H2 के साथ नहीं, हमारा काम H2 जिससे बनता है केमिकल AT उससे है। प्रोडक्शन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये होता है कि पूरे साल यही प्रोडक्शन रहेगी, ये कम या ज्यादा नहीं होने वाली। नजर आ रहा है ना। ईच यूनिट ऑफ H2 रिक्वायर 10 kg ऑफ AT। अब यहां से असल कहानी शुरू की है। H2 का जो एक यूनिट बनता है 10 kg ऑफ AT उसके लिए चाहिए होता है। 10 kg ऑफ AT केमिकल में यूज करूंगा तो तब जाकर एक H2 बनता है। कॉस्ट ऑफ AT इज ₹200 पर kg। एक AT 200 रुपये का पड़ता है। 5% ऑफ क्वांटिटी परचेज इज लॉस ड्यूरिंग द शॉर्टेज। कहता है जो मैंने क्वांटिटी खरीदी 5% जो है वो रास्ते में मेरे से क्या होगी, दाया होगी, ठीक है। अच्छा जी, कहता स्टोरेज करते करते उसको रखते रखते चीजों को संभालते संभालते 5% हम जाया कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट। भाई प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, और ये ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट होता है, यानी कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट की कहानी सुना रहा है। मेरे पास समझ आ रही है। अच्छा, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट इज ₹688,000। 65% ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। कहता है इसका 65% वेरिएबल होगा, रिमेनिंग क्या होगा, फिक्स होगा। इसका मतलब एनुअल कॉस्ट ऑफ, ये मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट की यहां से कहानी सुना रहा है, ठीक है नहीं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, AT स्टोर इन थर्ड पार्टी वेयर हाउस एट कॉस्ट ऑफ ₹6.2 पर kg पर मंथ। कहता है AT को ना हम थर्ड पार्टी के वेयर हाउस पे रखते हैं, तो स्टोरेज कॉस्ट आ गई, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। HPL कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज 8% पर एनम। फाइनेंस कॉस्ट कहां पर हम लिखते हैं, होल्डिंग कॉस्ट में लिखते हैं। डन, कहानी पढ़ ली। अच्छा, अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहले क्या कैलकुलेट करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। डन बच्चों, टेंशन। अच्छा, आए जरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो हम पॉइंट नंबर ए ये सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर ए, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने का फॉर्मूला
इंटू एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जल्दी से 5 मिनट लगाएं, मुझे एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ढूंढ के ला के दें, ठीक है? फिर चलते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट आज हमें क्या चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, एनुअल डिमांड चाहिए और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए। अब वन बाय वन सबको ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ढूंढ देता हूँ एनुअल डिमांड। तो वर्किंग वन बना लेते हैं और वर्किंग वन में क्या ढूंढने वाले हैं हम बच्चों? एनुअल डिमांड, ठीक है? एनुअल डिमांड का मतलब है कि पूरे साल में हमें कितने 80 चाहिए बच्चों, 80। तो कैलकुलेशन क्या है? रॉ मटेरियल के ऊपर है, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं एवरेज एनुअल प्रोडक्शन, पूरे साल में हम कितने यूनिट बनाते हैं? 45600। इसका मतलब 45600 हम टोटल यूनिट बनाते हैं पूरे साल में। ये एक यूनिट के लिए कितने केजी लगते हैं मेरे? 10 केजी लगते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 केजी करूंगा, ये मेरे पास पूरा के पूरा 80 का रॉ मटेरियल आ जाएगा। ये मेरे पास 80 का क्या आ जाएगा बच्चों? मटेरियल आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये मेरे पास मटेरियल आ जाएगा। अच्छा अब मसला ये है 45600 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो ये 80 का केजी आ जाएगा, पर ये मेरा आंसर नहीं होगा। मसला ये है कि जो भी मैं केजी लेकर आता हूँ 5% तो क्वांटिटी परचेज वो तो मेरी ज़ाया हो जाती है ड्यूरिंग द स्टोरेज। इसका मतलब ये जो 45600 यूनिट बने होंगे इनकी कहानी कुछ ये होगी। सर कहानी सुन लें ज़रा इनकी कहानी ये है। कहानी इनकी ये है कि यहाँ पे मैंने यूनिट परचेज किए होंगे, 5% यूनिट लॉस्ट हो गए होंगे, ज़ाया हो गए होंगे। ये जो आउटपुट बना 45600 ये 90% पर बना होगा। कितना? सॉरी 5% ज़ाया हुआ ना, 95% पर बना होगा। ऐसे ही है, ये क्या बना होगा? 95% पर। क्लियर? अच्छा तो मुझे तो ये देखना है कि रॉ मटेरियल मैंने खरीदा कितने का, ठीक है? रॉ मटेरियल मैंने खरीदे कितने, परचेज कितना केजी किए थे, ये वो हैं जो केजी मैंने परचेज किए। ये वो 45600 यूनिट्स मल्टीपल बाय 10 करूंगा, ये वो केजी हैं जो केजी मेरे इस्तेमाल हुए। मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई एनुअल डिमांड केजी परचेज की होगी या केजी यूज की होगी? भाई केजी परचेज की होगी ना, ठीक है? इसका मतलब ये जो 45600 मल्टीपल बाय 10 केजी हैं ये 95% पर पड़े हैं, तो इनको 95% वालों को क्या करना? 100 पर वापस लेकर आना। मेरी बात समझ आई है? तो दैट्स वाई 45600 मल्टीपल बाय 10 किया, ये केजीज आ गए और ये किस पे पड़े हुए? 95% पर। इसको दो तरीके हैं, डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपल डिवाइडेड बाय इसको 0.95 कर दो, तो ये हमारे पास वो केजी आ जाएंगे जो केजी हमने क्या किए हैं? परचेज किए होंगे। मेरी बात समझ आ गई? करिए। हाँ जी बात आ गई। अब बताओ आंसर क्या होता है इसका? 480,000। इसका मतलब एनुअल डिमांड कितनी आ गई? 480,000। ये एनुअल डिमांड 480,000 केजी है ये, तो ये मेरे पास एनुअल डिमांड आ गई 480,000। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 480,000 यही मेरे पास आ गया। अब मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए। जी बच्चों, एनुअल डिमांड हम फाइंड कर चुके 4,80,000। अब हम नेक्स्ट वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट वर्किंग हमारी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। वर्किंग नंबर 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सर इसको हम ढूंढते हैं। अब जरा क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन में कहीं पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं है, लेकिन इस पॉइंट नंबर 3 में एक ही ऑर्डरिंग कॉस्ट की पूरी कहानी है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट वो ये है, इसमें से 65% इज वेरिएबल है। आपको पता है डिसीजन मेकिंग में फिक्स कॉस्ट का कोई काम नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का ही काम होता है ना। मेरी बात ये समझ आ रही है? अच्छा 26,880 का 65% लो तो क्या होता है? 26,880 का 65% लें, आंसर कितना आया?
1747,200। ये मेरी बात समझ आ रही है? ये है प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट, यानी कि ये है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। पर बच्चों मेरा सफ़र टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का तो नहीं है, मेरा और सफ़र तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। हमने कहा लो जी सर इसमें कौन सा मसला है, अभी हम आपको हल बता देते हैं। देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि एडी अवर ओ क्यू। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। सर आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, तो ओ क्यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एडी को डिवाइड कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे आएगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एनुअल डिमांड। क्या ख्याल है? या एक आपके पास ऑप्शन ये भी है, एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू फाइंड कर लो और उसको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट से डिवाइड कर दो। ये वाली ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 1747,200। तो 1747,200 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये आ गई। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी थी उसकी? 60,000। कितनी थी? 60,000 थी ना उसकी। ये 60,000 थी, ये 60,000 पड़ी है। और एनुअल डिमांड कितनी है? 4,80,000। तो डिवाइड कर दूंगा 4,80,000। व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? 218400। अगर आपके पास इससे आसान रास्ता है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो सकता है किसी बच्चे ने कोई शॉर्टकट मार दिया हो और 218400 तक आ जाए। अगर किसी को इससे आसान रास्ता है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। एनीवन हैव आसान रास्ता? यही वाला आसान है? अच्छा ये वाला आसान है। हाँ याशी लग गई, मौजा लग गया। अच्छा जी, आप क्या रहेगा सर? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना। अब वर्किंग नंबर 3 रहेगी। आइए जरा वर्किंग नंबर 3 करते हैं। वर्किंग नंबर 3 होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की दो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, एक पॉइंट नंबर 4 और एक पॉइंट नंबर 5 ऐसे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा? 6.25 है और पर केजी पर मंथ है, तो पर मंथ नहीं पर एनम चाहिए था, तो 6.25 को चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ऐसे है। अच्छा जी चलो ये कर देते हैं। और नाम क्या था इस खर्चे का? वेयर हाउस कॉस्ट। वेयर हाउस कॉस्ट कर लेते हैं, बाकी इतनी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। वेयर हाउस कॉस्ट कितनी थी? 6.25 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर इज 75। फिर थी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 8%। फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 8%। अच्छा जी, वो 8% परचेज प्राइस के ऊपर लग रही है ना। परचेज प्राइस है कहीं पे? ये परचेज प्राइस सर, ये परचेज प्राइस 1 केजी 200 रुपये का मिलेगा, ये परचेज प्राइस है। तो 200 का 8% लेंगे, फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो 200 का 8% ले लें, 16 आ गया और डिवाइड करके आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 91। दिस 91 इज योर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर सारे लवाजमात पूरे हो गए? चलो जी वैल्यूज पुट कर दो। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई थी मेरे पास 218,400 और डिवाइडेड बाय 91 आ गया। अच्छा आंसर बताओ क्या आता है? राउंड ऑफ करके बता देना अगर यूनिट डेसिमल में आ रहे हो। कितना? 48,000। अच्छा जी, सब पे यही है
48,000 यूनिट। हम पहले कितने मंगवाते थे? 60,000, ठीक है। और ईओ क्या कहता है भाई 60,000 ना मंगवाओ, आप क्या करो 48,000 यूनिट मंगवा लो। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। तो ये ईओ क्यू हमारा आ गया 6 नंबर का। तो यहाँ से सर हमें 6 नंबर मिल गए, 6 नंबर का सवाल तो आ गया। और हमने क्या दिया भाई 48,000 यहाँ पर आएगा। डन बच्चों। बी पढ़ते हैं। सप्लायर ऑफ 80 हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इंक्रीज टू 120,000 kg। एडवाइज वेदर HPL शुड एक्सेप्ट द ऑफर। कहता है भाई ऑफर क्या लगाई? ऑफर, अच्छा ये 48,000 हमारे पास ना बच्चों केजीज है ना, ठीक है, यूनिट्स नहीं है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा जी भाई 5% डिस्काउंट कब मिलेगा? जब 5% क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इंक्रीज टू 120,000 kg। अब हम कितना मंगवाएंगे? 120,000। अगर 1,20,000 kg मंगवाएंगे तो हमें क्या करेगा? सप्लायर 5% क्या करेगा? डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। अच्छा जी चलो कैलकुलेट करो, चीज़ें सारी आपके सामने है। देखो डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और जो डिस्काउंट 5% मिलेगा वो 200 आपके पास क्या है? परचेज प्राइस। उस 200 के ऊपर आपको लेना पड़ेगा। ट्राई करो फिर मैं करवाता हूँ। जल्दी से सॉल्व कर लें, शाबाश, कर सकते हो, यू कैन डू। किस किस का मुकाबला करवाना है? ईओ क्यू 48,000 का मुकाबला करवाना है 1,20,000 से। और बताएं इनमें से कौन जीता? आपके पास से 3 मिनट है कैलकुलेशन के लिए, फिर मैं करूँगा। जी बच्चों होप सो आप लोगों ने पार्ट बी कर लिया होगा, ठीक है। 6 नंबर का था। तो एडवाइस ये करना है कि ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें। जी बच्चों आपके ख्याल से क्या करना चाहो? ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा वाह, चलो लेट्स सी, देखते हैं भाई ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी आ जाए ज़रा। किसका मुकाबला किसके साथ करने लगे हम? ठीक है जी आ जाए ज़रा, चीज़ें लिखाएं मुझे। ईओ क्यू वाले यूनिट्स कितने हैं? ईओ क्यू वाले यूनिट्स कितने हैं? 48,000 यूनिट। 48,000 kg हैं। पता नहीं यूनिट्स क्यों kg जा रहा हूँ बार बार। ये देख लीजिएगा यूनिट्स और kg में कंफ्यूज ना हो जाइएगा। और सप्लायर ने कहा भाई कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम उसे कितने मंगवाते हो? 1,20,000 kg मंगवाते हो, ठीक है। चलें जी अब इन दोनों का मुकाबला करवाते हैं। आपको पता है अगर डिस्काउंट आ जाए क्वेश्चन में तो परचेज प्राइस जिंदा हो जाती है, सही है, ठीक है जी। आ जाए ज़रा। तो सबसे पहले टोटल परचेज कॉस्ट। टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। ऐसी ही होती है, तो टेंशन तो नहीं। अच्छा भाई 48,000 ईओ क्यू के लिए तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलना ना, तो भाई ईओ क्यू के लिए तो 200 ही रहेगा। ऐसी ही है, मेरी बात समझ आ रही है? ईओ क्यू के लिए तो 200 प्राइस ही रहेगी। लेकिन जब 5% 1,20 की बारी आएगी उसके लिए 200 प्राइस नहीं रहेगी, उसके लिए क्या रहेंगे? 200 का 95%। 200 का 95%। मेरी बात समझ आई? अच्छा और एनुअल डिमांड हमारी कितनी है? 4,80,000। ऐसी है, एनुअल डिमांड 4,80,000। चलो जी आंसर बताओ क्या आता है? 200 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एनुअल डिमांड कितनी है? 4,80,000। और इधर क्या आएगा? 200 का 95%, क्योंकि 5% डिस्काउंट निकल गया। इस प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 4,80,000 से, ठीक है। हाँ जी आंसर क्या है बच्चों? 96 मिलियन आया इसका, और इसका आया 91। ओहो इसको क्या हो गया यार? 912 पेंटा 0। इसमें कोई टेंशन है तो वो मुझे बताएं, कोई परेशानी यहाँ तक? अच्छा ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों? टोटल परचेज कॉस्ट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कॉस्ट होती है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट।
टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड अवर ओ क्यू। एग्री करते हो मेरे से? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, आइए जरा ऊपर सवाल में। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 218,400। तो यहां पर क्या लिख देंगे 218,400। एनुअल डिमांड कितनी है 4,80,000। धन बच्चों पहले वाले के लिए 48,000, दूसरे वाले के लिए 1,20,000। आंसर बताओ क्या आता है? जी किसका 218,400 ये आ गया, और ये वाला क्या आता है? क्या 8736,000। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा ओके 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 00 आ गया बस। कोई इतनी वैल्यू, इतनी ज़्यादा कम वैल्यू, कोई मसला नहीं। होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी इसकी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट अब आ गई बच्चों। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर्मूला होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू ओवर 2। सेफ्टी स्टॉक नहीं है ना, तो नहीं है तो फिर नहीं सही। फिर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 91 था, याद है मुझे अभी भी। ये 91 होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 91 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 91, और आगे आपको पता है ये क्या करना है आप लोगों ने। ठीक है ठीक है, आंसर बताओ क्या आता है? अच्छा जी कितना आया 218,400। याद है आपको मैंने कहा था EOQ की कैलकुलेशन पर ऑर्डरिंग और होल्डिंग दोनों सेम है। देखो आज एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है ना। जब मैं EOQ के ऊपर ऑर्डरिंग होल्डिंग कैलकुलेट करता हूँ दोनों सेम होती हैं। ये वाली कितनी आई है? 546। ये गलत है क्योंकि सर होल्डिंग कॉस्ट चेंज पर यूनिट पर एनम चेंज हो जाएगी। तो रुक जाए जरा। ऊपर फाइनेंस कॉस्ट आई थी बच्चों, फाइनेंस कॉस्ट आई थी ना। अच्छा ये फाइनेंस कॉस्ट जो हम कंसीडर करेंगे बच्चों, ये 91 हम कंसीडर करेंगे डिस्काउंट में, विदाउट डिस्काउंट 91 करेंगे। और अगर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट विद डिस्काउंट करेंगे थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है जी, अभी बताता हूँ आपको। जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट आ जाए तो थोड़ा सा आपने चीज़ों को गौर से देख लेना है। ठीक है अच्छा जी, ये हमारे पास वो वाली होल्डिंग कॉस्ट है जो हमने EOQ के लेनी है 48,000 kg वाली। अगर 1,20,000 kg हो तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है अच्छा, वेयर हाउस कॉस्ट 75, इधर भी 75 रहेगी। ये जो 200 प्राइस है यहाँ पे 200 प्राइस रहेगी नहीं, यहाँ पे 200 का तो 95% बच जाएगा ना, वो भी तो कम करनी है। फिर इस प्राइस का क्या करेंगे 8% लेंगे, इसका क्या करेंगे तो 8% लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8% से, मल्टीप्लाई बाय 8% कर दूंगा। अब बताइए कितना आया? जी बच्चों 16 से कम ही आएगा। 15.2 15.2। ये जो 15.2 है इन दोनों को ऐड करें जरा 90.2। ये 90.2 होल्डिंग कॉस्ट इस्तेमाल होगी डिस्काउंट वाले में। मेरी बात समझ आई बच्चों? आए जरा डिस्काउंट वाले में। तो ये 91 जो है हमारे पास दो तरह की होल्डिंग कॉस्ट आ गई। 91 वाली होल्डिंग कॉस्ट कौन सी आ गई? EOQ वाली कॉलन। 90.2 वाली होल्डिंग कॉस्ट कौन सी होगी? डिस्काउंट वाली। ठीक है जी, अब कैलकुलेट करें ये वाला कितना आएगा। अब 97,405 नहीं ये वाला कितना आता है? 5412 5412
5412 5412 000 डन। ऑल हैव डन सर। चलो टोटल करने का वक्त आ गया। अब 1000368 थोड़ा सा सब्र कर जाए यार। हाँ क्या बताया? 100 100 368 368 000 इतनी ज़्यादा वैल्यूज आ गई। और ये वाला 97 ये जीत गया। देखो ये 197 है तो यहीं से पता चल गया जीत गया। 97 485 600। तो भाई डिस्काउंट हमें वेल करना चाहिए। यस ठीक है, हमें डिस्काउंट वेल करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बच्चों क्वेश्चन था हॉकी लिमिटेड वाला। और बाकी पार्ट सी में डिस्कस एनी 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ यूजिंग EOQ। ये जो मैं आपको थ्योरी दूंगा तो वहां से आप 3 नंबर की थ्योरी कर लीजिएगा। डन, क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। डन बच्चों। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, हम 4 पास पेपर के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन तगड़ा वाला सवाल मैं करवाऊंगा। ठीक है, चोको किंग वाला ऑटम 15 क्वेश्चन 7। अच्छा जी, ये हम 4 क्वेश्चन पहले वाले 4 कर चुके थे। चोको किंग में एक लॉस वाली ट्रांजैक्शन आएगी, लॉस वाला कंसेप्ट आएगा। वो लॉस वाला कंसेप्ट मैं समझाकर चोको किंग वाला बिल्कुल MDL की तरह ही है। तो चोको किंग वाला भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, करना चाहो तो। जमाल लिमिटेड वाला आसान सवाल है, ये जमाल लिमिटेड वाला भी आप लोग करेंगे। पिज़्ज़ा इनकॉर्पोरेशन वाला मैं अपना सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, ये आप लोग ये भी खुद करोगे। ये 3 सवाल आप लोगों के होमवर्क में, बेशक तीनों के तीनों आज कर लो या 2 अभी कर लो, 1 कल कर लो, या 1 आज कर लो 2 कल कर लो, जब मर्जी कर लो। 2 दिन है आपके पास ये 3 सवाल करने के लिए। ठीक है, अरोमा हब वाला मैं करवाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले जो चोको किंग में एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा उसको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, फिर अरोमा हब की तरफ चलते हैं। डन बच्चों। अच्छा अरोमा हब करने के बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पार्ट 2 करवाऊंगा, इससे आगे की कहानी। ठीक है जी। अच्छा इस पूरे कहानी में हमने ये कहा था कि भाई हमें कितने ऑर्डर मंगवाने चाहिए। ठीक है, बेस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होना चाहिए, हम ये तलाश में लगे हमें। डिस्काउंट लें या ना लें ये फैसले करने में लगे हुए। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, चोको किंग में कंसेप्ट आएगा। वो कंसेप्ट सुनने ये क्या है, मान ले कि हमने कुछ केजी मटेरियल परचेज किया। वो जो परचेजेस किया ना, कितने केजी परचेज किया एग्जामिनर ने नहीं बताया। एग्जामिनर ने कहा कि हमने कुछ केजी परचेज किए हैं, रास्ते में आते आते 15% नुकसान हो गया। ठीक है, ये रॉ मटेरियल हम तक पहुंच गया। इस रॉ मटेरियल को जब हमने प्रोसेस किया तो ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग 8% क्या हो गया, नुकसान हो गया। और रॉ मटेरियल जितना इस्तेमाल हुआ यूनिट बनने में, वो रॉ मटेरियल मान लें हमारे पास से 8000 kg क्या है, 8000 kg। तो मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्ट कितना हुआ, प्रोडक्ट में मटेरियल यूज कितना हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ। ये तो वो केजी ना जिससे एक्चुअल यूनिट बने। तो कितना मटेरियल यूज हुआ, यानी कि मटेरियल यूज्ड कितना हमने किया। ठीक है भाई, जो खरीदेंगे सारा के सारा इस्तेमाल करेंगे ना। वो अलग बात है कि एट द एंड जाते जाते वो मटेरियल जो इस्तेमाल करना था वो कम होता गया। ये तो मटेरियल सारा के सारा लग गया ना, 8000 kg लगेगा तो वो प्रोडक्ट बनेगी। दोबारा समझाता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो जो प्रोडक्ट बनती है 8000 kg मटेरियल लगे तो वो प्रोडक्ट बनती है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अगर नहीं समझ आ रही तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, लाइट से एग्जाम्पल कर सकता हूँ। हॉकी वाले में भी ऐसे ही था, हॉकी वाले उसी में हाँ। नहीं मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिएगा। मान लो मैं केक बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक केक बनाता हूँ। मेरी बात समझ आ रही? मैं केक बनाता हूँ, उस केक में जितनी हमने क्रीम इस्तेमाल करनी होती है ना, मान लो वो 800 ग्राम की क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो पूरा केक फिनिशिंग डिजाइन बनती है। 800 ग्राम केक चाहिए, क्रीम चाहिए। ये क्रीम मेरा रॉ मटेरियल है केक को बनाने के लिए, केक मेरा यूनिट है, फिनिश गुड है ना, और जो क्रीम है मेरा रॉ मटेरियल है। अच्छा अगर 800 ग्राम से कम क्रीम हो तो केक बन जाएगा सही वाला? नहीं बनेगा, केक में कमी रह जाएगी, टॉपिंग सही नहीं होगी।
मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, हम कितनी करीम खरीदेंगे, कितने केजी ऑफ करीम खरीदेंगे कि हमारा एक केक पूरा के पूरा बन जाए, और एक केक पूरा तब बनता है जब 800 ग्राम करीम हम इस्तेमाल करें। तो अब 800 ग्राम से तो केक पूरा के पूरा बनेगा, तो मैं कितनी करीम खरीदूं कि रास्ते में 15% नुकसान भी हो जाए और फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस 8% नुकसान भी हो जाए, तो 800 ग्राम करीम बच जाए। तो यहाँ पे मैं कितनी करीम यहाँ पे खरीदूंगा या कितनी करीम मैं इस्तेमाल करूंगा, शुरू में कितनी खरीदूंगा, परचेज ऑफ करीम क्या होगी, कितने ग्राम खरीदूंगा मैं। अब ये सवाल यहाँ पे एग्जामिनर चोको किंग में और हॉकी में भी यही सीन था, लेकिन हॉकी में एक लॉस था। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये मेरा 100% है, मेरी बात समझ आ रही है? जो मैं खरीदूंगा मैं 100% खरीदूंगा, उसमें से ट्रांजिट लॉस कितना हो गया, 15%। तो ये जो मटेरियल मेरे स्टोर रूम में, गोडाउन में या स्टोर रूम में मटेरियल पहुंचेगा, कितने परसेंट पहुंचा, 85% पहुंचा। इस 85% में से 8% लॉस हो गया, तो 85 माइनस 8 करो, आंसर इज 73। क्या ख्याल है? 77। इसका मतलब ये जो रॉ मटेरियल बना, जिससे केक बना, ये जो 800 ग्राम है, असल में ये टोटल करीम का कितने हैं, 77% है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमें मटेरियल चाहिए होता है जो हमने स्टार्ट किया था, इनपुट हमें चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? इनपुट चाहिए होता है। एनुअल डिमांड के लिए यही चाहिए होता है ना, इतने ग्राम इतने केजी चाहिए होता है। तो इस 77 को क्या करना है, अब मुझे 100 पर लेकर आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 पर लेकर आना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे गलती, वो मैं बता देता हूं आपको। आप जो गलती करोगे वो गलती सुन लो। आप लोगों ने जज्बात में ये कहना है 800 ग्राम ये है, ये 77% रह गया, तो भाई 800 ग्राम तुम 77 हो, हमें 100 तक पहुंचा दो। आंसर बताओ क्या आता है? 1039 ग्राम। आप कहेंगे यार 1039 ग्राम खरीदोगे, 15 लॉस हो जाएगा, 8 प्रोसेस में लॉस हो जाएगा, तो 800 ग्राम बच जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? पक्की वाली बात समझ आ रही है? अब जरा एक चीज चेक करो जरा, 1039 का 15% लो, अच्छा चलो मारो गोली, ये लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से शॉर्टकट से प्रूव करवाता हूँ। अच्छा, ये 1039 आ गया। अच्छा, अब करना कैसे वो सुने जरा। अच्छा जी, ये जो 800 ग्राम है, आपने इसको 77 से 100 तक पहुंचाया। आप लोग ये सोचेंगे ऐसे ही है। अच्छा, अब इसको एक्चुअल कैसे करना है वो सुन लें जरा। इसको यहाँ पे लिखा रहने दें जरा, ताकि कंपैरेटिवली वैल्यू हमारे सामने आ जाए। ये जो 800 ग्राम है, ये जो 800 ग्राम है भाई, ये 8% लॉस के बाद आया, या 8% लॉस के बाद आया, ऐसे है। अच्छा, ये जो 800 ग्राम होगा, अच्छा जी, आप लोगों ने 1039 ग्राम परचेज किया, ठीक है। अच्छा, 1039 का 15% लो जरा, या 1039 का 85% ले लो 15% लॉस करने के बाद। बताओ यहाँ पे कितना स्टोर रूम में मटेरियल कितना आया होगा? 883.5। अच्छा जी, कितना आया? 883.1 को मारे बोले 883 ग्राम आया स्टोर रूम में, ऐसे है। अब स्टोर रूम से मटेरियल प्रोसेस के लिए जाना था, तो स्टोर रूम में जो मटेरियल होगा वो स्टोर रूम के एतबार से 100% होगा। आगे लॉस कितना हुआ? 8%। अगर आगे लॉस 8% हुआ तो यहाँ पे ग्राम क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 92% से, 0.92 चेक करें, 0.92 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 800 ग्राम बनेगा, देखना नहीं बनेगा, 812 812 बनता है। इसका मतलब आपने ये जो कैलकुलेशन की थी गलत कर दी। अच्छा, तो यहाँ से सिखाना मैं क्या चाह रहा था, जब दो डिफरेंट लॉसेज आ जाए, तो 15 और 8 दोनों को जमा करके नेट 77 ना कर देना, 1 by 1 चलना, दोनों को लॉसेस को ऐड नहीं करना। तो ये जो रूट आप लोगों ने लिया सारी गलत रूट था, ठीक है। करना कैसे, व्हाट्स द करेक्ट रूट करना, ये अब मैं बताता हूँ आपको। ये जो 800 ग्राम है, इसको स्टेप बाय स्टेप चलना है।
ये जो फिनिश गुड है ये पहले स्टोर रूम तक आएगा, फिर स्टोर रूम से यहाँ से हम परचेजिंग वाले सप्लायर के तक पहुंचेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अच्छा, अब जब मैं इन दोनों डिपार्टमेंट को देखता हूँ, रॉ मटेरियल आउटपुट को, रॉ मटेरियल स्टोर रूम वाले को, ये जो 800 ग्राम है ये इस स्टोर रूम मटेरियल के एतबार से क्या है 100% है, ठीक है। अगर लॉस 8% हुआ तो कह सकता हूं ये जो 800 ग्राम है ये 92 पे पड़ा हुआ है, इसको 100 पे लेके जाएंगे तो मैं यहां से लेके यहां तक पहुंच जाऊंगा। तो देखो कितना पहुंचता हूं, आंसर बताओ क्या आता है, 883 है। कितना आ गया 883 883 आ गया। अब यहां से लेके यहां तक कितना लॉस हुआ है 15%, तो इस 15% के हिसाब से ये कितने पड़ा हुआ है 85, तो इसको 100 पे दोबारा लेके जाना है। अब यहां से मैं यहां पे जा रहा हूं परचेज पर, बताएं क्या आंसर आता है। 1039 आ ही नहीं सकता यार, ये अभी 1039 पहले आपका आया, पॉसिबल ही नहीं आ जाए। हाँ, या 800 ग्राम को डिवाइड बाय 92 करो मल्टीप्लाई 100 तो ये 883 आता है। हाँ तो फिर ये गलत होगा ना, हाँ सेम ही आना चाहिए। 870 आता है, 870 आया। अब करो ये करो, ये 870 85 पे पड़ा हुआ है, इसको 100 पे लेके जाना वापिस, ग्रॉसिंग कर रहे हैं 10, ये 1024 ग्राम, ये असल ग्राम है। अब चेक करना जरा, अब मैजिक चेक करना, ये 1024 ग्राम को यहां पे लिखना चाहिए। अब 1024 ग्राम का 85% लो, क्या आया, ये वेरीफाई करवा रहा हूं, कितना आया 87। ये जब 1024 100% है ना, तो भाई ट्रांजिट लॉस 15% हुआ तो 85% रह गया होगा। तो 1024 का 85% लिया, तो लिया 1024 का 85%, आंसर कितना आया 870 आ गया। अब आगे 8% लॉस हुआ तो कितना रह गया 0.92। अब चेक करो 800 ग्राम पूरा आ रहा होगा, ये असल रूट था, समझ लगी मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। तो गलत वाला मिटा देते हैं, सही वाला रहने देते हैं, ठीक है। ये गलत वाला 77 नहीं लेना आप लोगों ने, ये मेरी बात समझ लग गई, ठीक है। तो ये उस वाले सवाल में होगा, चौको किंग वाले सवाल में ये मसला आने वाला है, आपको समझ लगी। तो जब दो डिफरेंट परसेंटेज होगी 15% और 8%, इन दोनों को ऐड नहीं करना, 1 बाय 1 लेके जाना है। पहले 8% को ग्रॉस, ये जो वापस चलते हैं ना इसको कहते हैं ग्रॉसिंग, क्या कहते हैं ग्रॉसिंग। पहले 8% को ग्रॉस किया, भाई 8% का मतलब 92% पे ये पड़ा होगा ना, तो इसको 8% से ग्रॉस किया, फिर 15% लॉस हुआ तो फिर इसको दोबारा 85 से ग्रॉस किया। ये दोबारा देखना, अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो दोबारा मेरे से पूछना है इसमें, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं या ओके है, हेलो ओके वाली बात है। अच्छा, ये चोको किंग वाले सवाल में बस ये मसला आएगा आपको, ठीक है। बाकी अगर नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा, डन। अच्छा जी, ठीक है बच्चों, आज का होमवर्क नोट कर लो फिर, और बस ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। आज का होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क ये है, आप लोगों ने चोको किंग वाला सवाल, ये चोको किंग वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, लाजमी करें। चोको किंग करके आना है, जमाल लिमिटेड करके आना है क्योंकि आपको छुट्टियां भी हैं, और पिज़्ज़ा इनकॉर्पोरेशन वाला इसका सोल्यूशन मैं सेंड करूँगा, आई क्या वाला सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है। डोंट सी आई कैप सोल्यूशन, आई कैप का सोल्यूशन आप लोगों ने देखना नहीं है, आंखें बंद कर लेनी, और जो मैं सोल्यूशन सेंड करूँगा वो वाला देखना है, ठीक है। वरना अगर आई कैप का सोल्यूशन देखेंगे तो हर की समझ आने वाली नहीं है। अच्छा जी, और कल इंशाल्लाह ताला मैं अरोमा हर्ब वाला सवाल करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये सा खत्म हो जाएगा, फिर हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट के पार्ट 2 पे चल जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।